आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं बम्बई की अदबी कहकशां के अहम सितारे जनाब सलाम बिन अज़्ज़ाक साहब से। सलाम बिन अज़्ज़ाक साहब का अब सफ़र लगभग 50 सालों का मुहित है। 50 सालों से वो अफ़साने लिख रहे हैं, मज़ामिन लिख रहे हैं, उन्हें चंद खाके भी लिखा है, अफ़सानों की तज़किये भी किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमानन में मुनिया सूती साहबा। मुनिया सूती साहबा पेशे से साइकेट्रिस्ट है, लेकिन ये अफ़साने भी लिख रही हैं और इन्होंने यशपाल का 1000 सफ़ात का नावल हिंदी से उर्दू में तर्जुमा किया है, जो पाकिस्तान के रसाला आज में शाया हुआ है। हमारे दूसरे मेहमान हैं असलम परवेज़ साहब। असलम परवेज़ साहब वैसे तो ड्रामा निगार हैं, मगर उनकी जो पहचान है अदब में वो एक मंटो शनास की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने तकरीबन 40 से ज़्यादा मज़ामिन मंटो पे लिखे हैं और अब वो तनकीद की तरफ भी आ रहे हैं। बम्बई के अफ़साना निगार पर उन्होंने तकरीबन सभी अफ़साना निगारों पर तनकीद लिखी है, उनके अफ़सानों का जायज़ा लिया है, जो एक किताबी शक्ल में बहुत जल्द मंज़र पे आने वाला है। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं वसीम अकील शाह। वसीम अकील शाह नौजवान अफ़साना निगार है, उभरते हुए अफ़साना निगार हैं और इन्होंने सलाम साहब के काफ़ी अफ़साने पढ़े हैं। आज वो भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लेंगे। सलाम साहब से वो भी चंद सवालात करेंगे, अपने तजुर्बात शेयर करेंगे। सबसे पहले सलाम भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है नया वक्त रिव्यू में। जी शुक्रिया। हमें बहुत खुशी है आज हमें आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। 50 साल से आप अदबी दुनिया में अब अफ़साने तहरीर कर रहे हैं, दूसरी आपने किताबें लिखी हैं, 4 अफ़सानी मजमूए आ चुके हैं। हम आज आपसे उल्टा सवाल करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत जो करेंगे एक शिकायत से करेंगे, एक नहीं हम करेंगे 2 शिकायतें। आपने अफ़साने के 4 मजमूए लिखे, तज़किरा नाम से आपकी किताब है कि मज़ामिन की आपने तज़किये भी किए हैं, आपने तर्जुमे भी किए हैं, 3-4 तर्जुमे हैं, बच्चों के लिए भी लिखा है। ज़ैन कहानियाँ के नाम से आप जापानी कहानियों का तर्जुमा किया आपने, लेकिन आपने अभी तक नावल नहीं लिखा। पहली शिकायत। दूसरी शिकायत लोगों को बहुत ये है कि अब एक उम्र के बाद लोग अपनी सवानें लिखते हैं, आपने शायद उसकी भी शुरुआत नहीं की अभी तक। तो ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि आपने अभी तक इस तरफ कदम नहीं बढ़ाया? जहाँ तक नावल का सवाल है, नावल के खाके मेरे जहन में कई हैं, 3-4 खाके मेरे पास पेश हैं, रखे हैं मैंने, लेकिन उस पर लिखने का वक्त नहीं मिला मुझे, या दूसरी मसरूफियात की वजह से भी नहीं हो सका। इन नावल के लिए तो बाकायदा एक वक्त निकालना पड़ता ना। इन्हें वो कुछ अफसाना नहीं है कि भाई 1-2 दिन के अंदर लिख लिया जाए, 3-4 दिन में लिख लिया जाए। नावल के लिए तो बाकायदा आपको 3-4 महीने का वक्त दरकार है और 3-4 महीने तक बाकायदा आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं आसूदगी से उस पर बैठ कर काम कर सकूं 3-4 महीने तक। वैसे खाके तो मेरे पास रखे हुए हैं 3-4 अफसानों नावलों के। कभी वक्त ने साथ दिया तो मुमकिन है कि लिख भी दूँ, ये हो सकता है। अब मतलब रही ये बात, एक अच्छी बात है कि खाके सलाम भाई ने जो है नाविल के खाके सलाम भाई के पास मौजूद है। जी जी, यानी हम दुआ करेंगे उम्मीद कर सकते हैं, कि उन्हें इतना वक्त मिले कि वो उन पर काम कर सकें। अच्छी रही बात है कि संवाने की, तो संवाने के लिए जो है ना, मैं समझता हूँ कि मेरे पास ज़िंदगी में क्या है, ज़िंदगी में से कौन से कारनामे अंजाम दे दिए मैंने जो संवाने लिखूँ। वैसे मेरे एक मजमून जो शायर में छपा था इब्तदाई दिनों का, कि मेरी तालीम कहाँ हुई वगैरह वगैरह, वो सब था उसमें। तो उस पर काफ़ी लोगों ने मतलब मुझसे कहा कि इसको आगे बढ़ाइए। खुद शायर के जो इफ्तिखार इमाम थे उन्होंने कहा कि सलाम भाई इसको मुकम्मल कीजिए, किताबी शक्ल में आनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि किसी अलग ढंग से नावल अपना सवाने हयात को लाऊं, अपनी सवाने लाऊं। सवाने नावल हो सकता है। सवाने नावल तो खैर बहुत से लोगों ने लिखा। मैं ये चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे टुकड़ों को वाक़यात की शक्ल में मैं उसको, इन्हें शुरू से ऐसे वाक़यात जो दिलचस्प भी हों, लोगों के पढ़ने में मज़ा भी आए, लुत्फ़ भी आए और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो मेरे, इस तरीके से लूँ, ऐसा सोचा मैंने और इसे कर भी रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब उसके लिए भी वक्त चाहिए, देखेंगे कैसा होता है। अब सेहत साथ दे तो इंशाल्लाह होगा सब। ये भी है ना कि आपने तरक्की पसंद का दौर देखा, जदीदियत का दौर देखा, नाम नहाद बाबा जदीदियत भी आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद वसीम अकील शाह जैसे नौजवान अफसाने निगार को उभरते भी आप देख रहे हैं। आज की सूरत हाल, अफसानी सूरत हाल कहाँ जा रही है आप वो भी देख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है ना कि आप जब सवाने लिखें आप, तो उसमें आपके तस्करे कम आए, आपके हम असलों का तस्कर ज़्यादा है, उनकी बातें ज़्यादा हो। वैसे तो देखिए तज़किरे के अंदर तो मैंने जो जिक्र किया और लोगों का जो जिक्र किया, तज़किरे में एक तरह से मेरे सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा जो इनसे इंटरेक्शन रहा है, जो बड़े थे हमारे बुज़ुर्ग थे
उनसे जो इंटरेक्शन रहा वही इसमें है। तो एक तरह से मेरी सवानी हिस्सा ही है ना वो। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के किसी मजलिस में, मतलब उर्दू अदब पर ही थी वो, जिसमें आप ख़ास मेहमान थे, जहाँ आपने अपनी नौजवानी का एक किस्सा सुनाया था, जिसमें कोई पड़ोस में कोई लड़की थी जिसको आप दिखा करते थे। मैं बता दूं, एक मिनट मैं बता दूं, हमारे साथ सलाम बाग के एरिया भी मौजूद है, कैमरा वहाँ घुमा दीजिए। हाँ, फिर ये सवाल वापस हो। सवाल जी वापस। जी नहीं बोले। तो चूंकि मैं माहिर नफ्सियात हूँ, तो किसी भी जीनियस की या जिसने इतना तख्लीकी काम किया और हमें बख्शा, मुझे उसकी ज़ाती ज़िंदगी से बहुत दिलचस्पी होती है। वो क्या सोचता है, उसके वो क्या खेल खेलता था, उसके अपनी माँ से ताल्लुकात कैसे थे, उसकी पहली मोहब्बत कब हुई, कैसे हुई। तो इसलिए मुझे बहुत दिलचस्पी होगी आपकी सवाल हयात में आपकी ज़ाती ज़िंदगी की बातें। नहीं, ऐसे दिलचस्पी तो आम लोग भी रखते हैं, खाली आपके नहीं, आप तो सेकंडिस्ट हैं, आम लोग भी रखते हैं। नहीं वो तो मैं उससे आपके तख्लीकी अमल का तजिया भी कर पाऊंगी, ठीक है, उसको जोड़ पाऊंगी। नहीं, सवाल अच्छा है। इंशाल्लाह ठीक है, कोशिश करेंगे। कोशिश वो करूँगा। बहुत मजेदार कोशिश कहानी करेंगे। है। हाँ तो है मेरा ना। ख्याल है उस मजमून में सलाम भाई ने बहुत सारी बातें अनकही तौर पर कह दी हैं। अगर उसको ही थोड़ा सा अगर हम डिकोड करें, हम तो माहिर नफ्सियात हैं, तो बहुत सारी बातें आप उस नतीजे पर पहुंच सकती हैं। और शायद उस बात की खूबसूरती इसी बात में है कि उसमें जो है बहुत सारा कहा नहीं गया है, इसके बावजूद भी बहुत कुछ कह दिया है। चलिए, अभी हम अपने आपके अफसानी सफ़र पे आते हैं, खास करके अफसानी मजमुओं को लेकर आपके, कि आप ने जाहिर बात है, वही बात है कि आप 50 साल से लिख रहे हैं, आपने हर दौर देख लिया, आपके हमअसर भी जो लिख रहे थे और फिर आप जो लिख रहे थे, तो आप अपने आप को अपने हमअसरों से किस तरह अलग रखते हैं, अलग समझते हैं, अलग अपनी एक आइडेंटिटी आपने किस तरह से बनाई, इंफरादियत आपकी किस तरह से थी? आइडेंटिटी जो बनाने की बात है, तो राइटर इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी खुद नहीं बना पाता, वो तो पढ़ने वाले बनाते हैं कि भाई किस तरीके से अलग है सबसे, और पढ़ने वाले ही उसका तय भी करते हैं। लेकिन लिखते हुए जाहिर है कि मैं अपने आप को अलग इसलिए करता हूँ या करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ऐसा न लगे कि सामने वाले का असर मुझ पर आ जाए या मेरा असर उसमें मखलूत हो जाए। इस तरीके से मैंने कोशिश ये की है और करता भी हूँ और करता रहूँगा। एक बात जो सलाम बिन रज़ाक के पहले अफसानी मजमूए के ताल्लुक़ से कही जा सकती है कि ये 70 के आसपास में पहला मजमुआ नंगी दोपहर का सिपाही शाया हुआ था। ये वो वक्त था जब जदीदियत जो है अपने पूरे तमतराक से जो है अदब की पे छाई हुई थी। लेकिन सलाम बिन रज़ाक के इस मजमुए की जो खूबसूरती इस बात में भी थी, जहाँ उस वक्त पर उस मजमुए में नंगी दोपहर का सिपाही, काले नाग के पुजारी जैसे या वासु जैसी अलामती और तमसीली कहानियाँ थी। वहाँ पर अंजामकार और एल्बम जैसे ठोस बयानिया तर्ज के बयानिया असलूब में लिखे हुए भी अफसाने मिलते हैं। तो ये क्योंकि उस वक्त पर तो बयानिया अफसानों को तो जो है ये एक मतलब एक तरीके से शजर ममनुआ समझा जाता था कि ये अफसाने क्यों लिखे जाएं, क्योंकि वही एक तो क्या उस वक्त पर आप क्या महसूस कर रहे थे जब किसी महफिल में या किसी रिसाले में आप, हालांकि आप तो हिंदी में भी आपकी कहानियाँ बड़े ज़ोर शोर से छपती रहती थी उस वक्त पर, तो उस वक्त पर आप कैसा महसूस करते थे और क्या? हाँ, इस सवाल को थोड़ा सा कंटिन्यू मैं कर दूंगा कि क्या आप पर भी जदीद का असर था कि जिस तरह से आपने मुहिब्बत जैसे अफसाने लिखे या जंजीर आने वाले लिखे आपने, तो क्या जदीद का असर आप पे आया था या आप उस तरह से लिखना चाहते थे या अफसाने की मांग थी, वो क्या था वो असल में? देखिए, मैं सच पूछे तो तरक्की पसंदों से मुतासिर था। जब मैं पनवेल में था, पढ़ रहा था, हाई स्कूल में था, तब से मुझे जोश मलियाबादी, सरदार जाफरी, ये मुशायरों के अंदर रेडियो पे जो मुशायरे होते थे शौक़ से सुना करता था। और सरदार जाफरी के बारे में तो खैर मैं बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर भी था, शख्सियत की उनकी। तो तरक्की पसंद और कृष्णचंद्र को मेरा मतलब मैं आइडियल समझता था अपना। जब मैंने पढ़ा कृष्णचंद्र की नस्र जो है, उसने मुझे ऐसा बांध दिया कि मैं उनको अपना आइडियल समझने लगा, आखिर तक समझता रहा। और वो तो खैर बड़े अफसानेगार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन धीरे धीरे उनका असर भी कम हो गया, क्योंकि वक्त के साथ जो है असरात कम होते हैं। हम दूसरी किसी चीज़ को कबूल करते थे। मंटो को पढ़े हमने, मंटो को पढ़ा, फिर और भी दूसरी ज़बानों के अफसानों को पढ़ने लगे, तो कृष्णचंद्र का असर कम हो गया। लेकिन असर कम होने का मतलब ये नहीं कि कृष्णचंद्र के ज़ायल हो गया असर, लेकिन हमने दूसरों के असर को भी कबूल किया। मतलब अच्छा,
रही तरक्की पसंदों की और जदीदियत की बात, तो जब मैं बम्बई आया तो उस वक्त ये 64-65 की बात है, तो उस वक्त वाकई जदीदियत का तो डंका बज रहा था, इसमें कोई शक नहीं। सुरेंद्र प्रकाश की किताब आ चुकी थी, और वो बलराज मेहरा वगैरह लिख रहे थे, अनवर सज्जाद थे, लिख रहे थे सब लोग, वो सब ठीक था। लेकिन मैं मकतबी जब जामिया जाता था तो वहाँ बाकर मेहदी, निदा फाजले वगैरह से मुलाकात हुई। ये लोग भी जदीदियत के मतलब अलमबरदारों में से थे। हालांकि अगर बाकर मेहदी को तो जदीदियत का अलमबरदार इसलिए नहीं कहना चाहिए कि वो जब जदीदियत पर लिखते थे वो तो उसके खिलाफ लिखते थे, और जब तरक्की पसंदों पर लिखते थे तो उनके खिलाफ लिखते थे। वो जिस पे भी लिखते थे खिलाफ लिखते थे, गुफ्तगू भी उनकी ऐसी होती थी। खैर, लेकिन जदीदियत का उस वक्त वाकई डंका बज रहा था। सुरेंद्र प्रकाश आ चुके थे बम्बे में उनका अच्छा इस्तकबाल भी हुआ था, और अच्छी तरीके से मतलब मैं मिलने जुलने लगे थे हम लोग। लेकिन मैं तरक्की पसंदों से मुतासिर ज़्यादा रहा, और मिला ज़्यादातर जदीदियों से। क्योंकि हाँ, मकतबी जामिया में जदीदिये सब बैठते थे ना, तरक्की पसंद वहाँ नहीं आते थे। तरक्की पसंदों से मुतासिर था, जैसे कृष्णचंद्र से मुतासिर था मैं, क्या नाम, ख्वाजा अब्बास से मुतासिर था, सरदार जाफर से। लेकिन इनसे मुलाकात तो बहुत बाद में हुई मेरी। अच्छा, तरक्की पसंदों से मुलाकात बाद में हुई, लेकिन मैं इनसे मुतासिर था, और जदीदियों से मुलाकात हुई, और उनके असरात में मुझ पर धीरे धीरे पड़े। मगर चूँकि असरात तरक्की पसंदों के पहले मुझ पर थे, उन असरात को ज़ायल नहीं कर सके इनके असरात। अच्छा, लिहाजा इस तरीके से मैंने जदीदियत को भी कबूल किया है, और जदीदियत को मैं इस तरीके से नहीं इनकार करता कि जदीदियत जो है वो बिल्कुल गलत चीज़ है। जदीदियत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। जदीदियत ने ईमान की बात तो ये कि उर्दू को बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। इन्हें तशबीहात और इस्तिआरे और ये सब चीज़ें जो है, देवमालाई वगैरह जो है, ये जदीदियत नहीं दी है ना। और जदीदियत की सबसे बड़ी देन तो मैं ये समझता हूँ कि अफसानों के तज़िये जो करवाए उन्होंने, अफसानों के जो तज़िये करने पड़े, जो इससे पहले अफसानों के तज़िये नहीं होते थे। जदीदियत से पहले तरक्की पसंदों के अफसानों के तज़िये नहीं होते थे। तज़िये होने लगे जदीदियत के ज़माने में, क्योंकि उन अफसानों के अंदर जो अलामतें थीं, जो इस्तिआरे थे, उन इस्तिआरों को और अलामतों को खोलने के लिए किसी न किसी नक्काद की ज़रूरत होती थी, और वो तज़िये इस तरीके से धूम से लिखने लगे। और अब तो हर आदमी तज़िये लिख रहे हैं, तज़िये लिखे जा रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा सफ़र जो है वो दोनों दरमियान में चलता रहा, और मैं दोनों से फैज़ हासिल करता रहा, तरक्की पसंदों से भी और जदीदियों से भी। मगर मैं कभी किसी एक का नहीं हुआ, यानी एक तरफ मेरा झुकाव नहीं रहा। रही बयानिया की अफसाने की बात, बयानिया अफसाने तो मैं शुरू से लिखता रहा हूँ। चूँकि हिंदी अफसाना पढ़ता रहा मैं, तो हिंदी अफसाने के अंदर वो सब जा चुका था। इस्तिआरे वगैरह जो है उस ज़माने के अंदर नहीं होते थे, और बहुत पहले लिख चुके थे वो लोग। जैसे दूधनाथ सिंह वगैरह ने रीछ का बच्चा, ऐसा कुछ अफसाने लिखे थे, ऐसे कुछ वो अफसाने वो लिख चुके थे। और बयानी अफसानों का मगर रिवाज ज़्यादा था, तो वो कहानी वाला जो वहाँ पर वो ख़त्म हो चुका था। हाँ, वो ख़त्म हो चुका था, और वो हिंदी कहानी ने मुझ पर असर किया था। वो हिंदी में लिखने के लिए फिर मुझे वो उसी तरीके की चीज़ें पढ़नी भी पड़ती थी, और ज़्यादा उसका असर भी मुझ पर हुआ। तो इस तरीके से मैं इस्तिआरे और तशबीहात और अलामतों से वाकिफ़ था, और वाकिफ़ हुआ भी, लेकिन उसका शिकार नहीं हुआ मैं। अच्छा, अभी आपने एक बात ये कही ना कि तज़िये करने की जो दागबल डाली वो जदीदों ने डाली, ठीक है, ये बात तक मैं मुतासिर हूँ। एक तरह समझ लीजिए कि नाकिद जो बड़े पैदा हुए वहीं से पैदा हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको लगता नहीं डैमेज हुआ है उर्दू अदब इसकी वजह से, कि आज जो नाकिद ऊपर चलेंगे तख्लीक का पीछे आ गया? तो उसकी वजह ये नहीं है ना कि उन्होंने तज़िये के इसलिए वो आगे बढ़ गए। नक्काद जो है, नक्काद, इसमें कोई शक नहीं कि तनकीद ने तख्लीक को पीछे छोड़ दिया और हावी हो गई उस पर। लेकिन एक मैं काटूंगा कि ये हिंदुस्तान में ही ज़्यादा क्यों है, पाकिस्तान में तो इतना नहीं है। पाकिस्तान में तख्लीक को बहुत अहमियत दी जाती है, हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे पे आ गई तख्लीक, और पाकिस्तान में पहले दर्जे पे आज भी मानी जाती है। ऐसा क्यों है? अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों हुआ ऐसा, लेकिन ये हकीकत है कि नक्काद जो है, जैसे शमसुल फारूकी हुए, गोपी चंद नारंग हुए, या वारिस अलवी हुए, या कमर रईस हुए, ये बड़े बड़े ओहदों पर रहे थे लोग, और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर थे, और उन्होंने ओहदों का इस्तेमाल अपना रिसाले निकाले, जैसे शबकुन का रिसाला। शमसुल फारूकी ने जदीदियत का जो बोलबाला हो किया, उनकी वजह से जो बोलबाला हुआ उसका, तो उसकी वजह रिसाले की वजह से हुआ ना। शमसुल फारूकी के अंदर तो इतनी ताकत नहीं थी कि वो कर सकते थे, उनके रिसाले ने एक माहौल बना दिया। नहीं, शबकुन तो नहीं माना, ये काम आप कह सकते हैं। तो नहीं, वो तो हुआ ना, वो तो हुआ,
वो तो हुआ, लेकिन वो खुद शफकून जो है वो एक अरसे के बाद आखिर में शफकून में मुकर गया ना जदीदियत से, क्योंकि उनका नावल बताता है कि वो बयानिया के कायल हो गए। अब उन्होंने बयानिया अफसाने मुझसे खुद मांगे अफसाने, अब मेरे अफसाने बयान छापे उन्होंने बाद में। और शुरू में जब नंगी दोपहर का सिपाही मैंने अफसाना भेजा था तो उन्होंने अफसाना तो ले लिया, उसमें फिर लिखा कि ये यहाँ पर इस तरीके के जो है आपने वजाहत कर दी, वजाहत नहीं होनी चाहिए थी वगैरह। यानी वजाहत करना उनके लिए जो है वो ऐब था। मज़हर ज़मा खान का एक उसमें क्या नाम सेमिनार में 85 के सेमिनार में मज़हर ज़मा खान के अफसाने पर उन्होंने तकरीर की, उसका तज़िया उनको करना था, तो तकरीर की उन्होंने। तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि देखो इस अफसाने के अंदर ये पॉइंटर हैं, ये इतने पॉइंटर 10-12 पॉइंटर हैं, 10-12 पॉइंटर की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर। अच्छा। अरे पॉइंटर गिनवा रहे हैं आप और ज़रूरत भी नहीं कह रहे हैं। अच्छा ज़रूरत नहीं तो फिर अफसाना बनेगा कैसे? तो ये सब चीज़ें जो है ना, इन्हें खुद वो जदीदियत जो है ना, जदीदियत जो थे उन्होंने एक ज़माने में तो इसमें कोई शक नहीं कि छा गए थे तमाम अदब पर, लेकिन धीरे धीरे उनको खुद एहसास हुआ, उस चीज़ का एहसास हुआ और धीरे धीरे वो जो चढ़ा हुआ दरिया उतर भी गया। एक दहाई के अंदर ही उतर गया। 70 से लेकर 80 तक नहीं, 60 से लेकर 70 के अंदर, 70 से शुरुआत हो गई समझ उतरने की, 80 तक ख़त्म हो गया सब। सलाम भाई, आपने अभी कहा कि हिंदी कहानियाँ मैं पढ़ता था और उसका असर बयानिया के एतबार से मेरी कहानियों पर आता था, और आकारिक कहानियों का जो ज़माना था हिंदी में वो चला गया था। उस वक्त हमारे यहाँ पे उर्दू में जदीदियत का दौर आया था, ग़ालिबन ऐसा ही कुछ आपका मकसद था। बहरहाल मेरा मकसद सवाल ये है कि जिस तरह आपकी कहानियों पर हिंदी कहानियों का असर आप कह रहे हैं कि होता है, तो मराठी कहानियों का भी तो असर आपकी कहानियों पे कहीं कहीं नज़र आता है। अभी अक्सर शादाब भाई से हमारी इस मौजू पर बात होती है कि जी.ए. कुलकर्णी की जो कहानियाँ हैं, उनका जो स्टाइल है और उनके जो मौज़ूआत है और बरतने के जो अंदाज़ है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ भी नुमाया तौर पे नज़र आती हैं। तो इस बारे में आप अपने क्या तासुरात रखते हैं? एक नशिस्त थी फजल जाफरी की सदारत में, अनवर कमार ने यही सवाल किया था। अच्छा। हाँ कि मोबिर में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जी, मोबिर में कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो जी.ए. कुलकर्णी से मुतासिर, क्योंकि जी.ए. कुलकर्णी की किताब तो नहीं आई थी, लेकिन मैं जी.ए. कुलकर्णी की उर्दू में असल में मुतारिफ मैंने ही करवाया, मेरी वजह से मुतारिफ हो, और वो कहानियाँ सबको पसंद भी थी। तो इसके बाद के इसका क्या यानी बात सही है, दुरुस्त लगती है? तो मैंने कहा कि एक हद तक दुरुस्त है बात, लेकिन उसकी मुझे कहानी याद आ रही है, वाक़या याद आ रहा है। कन्फ्यूशस के ज़माने में लाओज़े नाम का एक मुफक्किर रहा है, बहुत ज़बरदस्त मुफक्किर। नाम क्या बोले सर? लाओज़े, बहुत ज़बरदस्त मुफक्किर था वो, और उससे 1000 मील के फासले पर कन्फ्यूशस रहता था। तो कन्फ्यूशस ने सोचा कि लाओज़े से मिलना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा मुफक्किर है। वो मिलने के लिए गया, उससे 1000 मील का फासला तय करके मिला, और महीना 1.5 महीना रहने के बाद वापस जब आया तो शागिर्दों ने घेर लिया इसको, कन्फ्यूशस के, और पूछा कि भाई तुम जाके लाओज़े से मिले, क्योंकि लाओज़े के बारे में सब सुनते थे ना, लाओज़े से मिले तो लाओज़े क्या था, कैसा था, और आपने क्या महसूस किया? उसने कहा कि वो तो अजगर था, अगर मैं कुछ और दिन देता तो निकल जाता था। अच्छा। तो यही मिसाल जो है जी.ए. कुलकर्णी की थी। जी.ए. कुलकर्णी की कहानियाँ मैंने पढ़ी और मुतासिर भी हुआ, और इसमें अच्छा मैंने ये भी कहा था कि मैं मुतासिर ज़रूर हुआ, और आप लोगों ने जनरली एक नतीजा अख़ज़ कर लिया कि मैं मुतासिर हुआ फ़लाँ चीज़। मैं तुम निशानदेही कौन कर सकता है कि मैं कहाँ किससे मुतासिर हुआ? निशानदेही मैं कर सकता हूँ सिर्फ। ये मेहनत साहब, अगर ये सवाल अनवर कमर जो मराठी नहीं जानते थे, उनके बजाय कोई मराठी जानने वाला जिसने जी.ए. कुलकर्णी का मतलब एक अप टू डेट मुताला किया है, तो वो शायद सही तरीके से निशानदेही कर सकता है कि लेकिन जो पहली जी.ए. कुलकर्णी की जो कहानियाँ हैं, सलाम, हाँ, पहली कहानी है जो क्या नाम उसका, कासिद, और आपका जो अफसाना है मुहब्बत, आई थिंक है ना? हाँ, नहीं मुहब्बत नहीं, मोहब्बत ही शायद ना, दोनों में बहुत सिमिलरिटी। मुहब्बत शायद बोलो, सही बोलो ना? नहीं, कौन सा अफसाना है वो? नाम एक कहानी है सलाम भाई की, वो बहुत मैच करती है। ये मोहब्बिर जो है ना, मैं बताऊँ आपसे, मोहब्बिर का जो ख्याल था ये जी.ए. कुलकर्णी के कहानियाँ पढ़कर ही मेरे जहन में आया, और उसको मैंने अपने तौर पर लिखा। उस तरीके से दस्तबुरीदा लोग भी जो है वो उसको प्रसाद नाम की एक कहानी आपने की थी शायद, प्रसाद, हाँ पढ़ी थी मैंने, वही लिखी थी, की थी।
तो एक और कहानी है दस्त बुरीदा लोग। दस्त बुरीदा लोग तो पूरी के पूरी जो है वो अगर पढ़ेंगे आप, शायद किसी ने पढ़ा, तुमने पढ़ा ना, मैंने पढ़ी है। वो पढ़ा हो तो तुम लोगों ने पढ़ा हो तो पढ़ जी, के जी। अंदाज़ा लग सकता है कि जी कुलकर्णी की कॉपी है ये। अच्छा हाँ, जी कुलकर्णी का स्टाइल में ही लिखा है मैंने वो, अच्छा। क्योंकि इतना असर था मुझ पर उसका कि निकल नहीं सकता था। लेकिन कहानी मेरी थी ना, कहानी मेरी है वो। तो ये हम नए सीखने वालों के लिए आप बताइए कि अगर इस तरह से कोई लिखता है तो क्या वो बुराई है या अच्छाई है हमारे लिए? मैं पूछ रहा वो हूँ तो केवल। नहीं, देखिए लिखना डेलिबरेटली नहीं, अगर हम कल आपसे मुतासिर हो कि आपके रंग में कोई कहानी लिखे तो कल हमको कोई उठान उम्मीद ना उठाए कि भाई सलाम बिन के नहीं, गलत तो ये है। जैसे वसीम के ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये आपसे काफी मुतासिर होकर लिखता है। नहीं, मुतासिर लिखता है। मेरी बात सुनिए, मुतासिर होना एक अलग चीज़ है और मुतासिर होकर लिखना एक दूसरी बात है। और दूसरी बात ये कि मुतासिर होकर लिखना अच्छा नहीं है, लेकिन खुद ब खुद आज खुद आ जाए, आज खुद उसको आ जाए जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो इस तरीके से है ना। तो जी कुलकर्णी को पढ़ने के बाद मेरा छुटकारा मुमकिन नहीं था उससे। जैसे जो उन्होंने कहा कि जो एक अजगर है वो अजदा की तरह जो है वो आदमी आता है उसके असर से निकलना तो भी जो है। निकल तो मैंने जैसे आप मंटो से आप बहुत ज़्यादा वो हो गए। मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना पड़ेगा। पढ़ा मैंने जी कुलकर्णी को पूरी पढ़ा और फिर बाद में तर्जुमे भी किए, लेकिन फिर मेरा धीरे धीरे असर दूर हो गया जब मैंने महसूस कर लिया कि इसका ज़्यादा मुतासिर कर रहा है मुझे और ज़्यादा मतलब इन्हें ये मेरे नुकसान होगा मुझे, तो मैं धीरे धीरे दूर हो गया। सही, ये बात अच्छी है। अच्छा, क्या जब एक तख्लीक़कार दूसरे तख्लीक़कार के फ़न से मुतासिर होता है तो किस बात से मुतासिर होता है? उसकी ज़ुबान से, उसके उसलूब से, उसकी मिसालों से, या उसके ज़माने से? कहानियों के भी ज़माने हैं जी। आप किससे मुतासिर हुए? मतलब इंस्पायर करना एक बात है कि कहानी है ए की, लेकिन ए कहानी पढ़कर आप इंस्पायर हुए, मगर आपने जो कहानी लिखी वो ए नहीं है, वो सी है। हाँ, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं? नहीं बुराई नहीं, बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ। वही कह रहे हैं। लेकिन ये ए का भी तो सी से एक संबंध है ना। ए जो है सी जो है क्या वो अकेले में संबंध है? वही मैं जानना तो मुझे लगता है कि अभी जे कुलकर्णी कहानी की फिजा है और दस्त बुरीदा लोगों की, दस्त बुरीदा अफसाने की जो फिजा है हाँ। वो कहीं ना कहीं जो है ना हमें, लेकिन कहानी तो अपनी है। वो कहानी जो है वो कहानी का जो प्लॉट है या कहानी के जो किरदार है वो अपने, तो ये हो सकता है कि कोई आदमी प्लॉट से मुतासिर हो, कोई फिजा से मुतासिर हो, कोई किरदार से मुतासिर हो, कोई उसकी जुबान से मुतासिर हो, तो कोई किसी थीम से मुतासिर हो। तो मुतासिर हो के लेकिन बनाएगा नई चीज। अगर बनाए तो ही ना। अगर वो खल्लाक है, अगर खल्लाक है तो बनाएगा, अगर सिर्फ नक्काल है तो कुछ नहीं कर सकता हो। नकली का मैं एक बात आपके अफसानों के ताल्लुक से कहना, एक आपकी कहानी के ताल्लुक से एक इल्ज़ाम उम्मन लगाया जाता है कि आपके यहाँ मौज़ूआती यकसानियत है, कि ये बात है ना बहुत शुरू से आई है, हालांकि मैंने अपने मजमून में इसका जवाब भी दिया है बहरकैफ। लेकिन ये एक बात हमेशा आपसे कही जाती थी, असल में एक नहीं दो बातें कही जाती थी। इसके के साथ ये है कि आपके अफसानों के किरदार जो है वो आखिर में सरेंडर हो जाते हैं। ये दो बातें जो है जब हम नया लिख रहे थे उस वक्त पर ये बात हमेशा जो है फिजा में गूंजती थी। सलाम बिन रज़ाक के यहाँ पे जो है मौज़ूआती यकसानियत है, और दूसरी बात ये थी कि सलाम भाई के कैरेक्टर जो है आखिर में सरेंडर हो जाते हैं। अब खैर, लेकिन ये बात मैंने अपने तौर पे जवाब दी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दो बातों के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो यही है ना कि अफसानों का जो है सरेंडर होने वाली बात तो बाद में कहूँगा मैं। आपने क्या कहा पहला? मौज़ूआती मौज़ूआती यकसानियत। मौज़ूआती यकसानियत, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे यहाँ शुरू में जो नंगी दोपहर का सिपाही में मौज़ूआती यकसानियत है। ज़्यादातर फैमिली की बातें हैं और फैमिली के हवाले से बातें हैं और आसपास की बातें हैं। यानी मेरे अपने माहौल से मैं बाहर नहीं निकला उस वक्त तक, ऐसा था। मगर ये कुछ गलत बात भी नहीं है ना। अगर अफसाने लिख रहा हूँ मैं, जैसे हिजरत का मौजू जो है वो इंतज़ार हुसैन का है। इंतज़ार हुसैन ने हिजरत के ऊपर कितनी कहानियाँ लिखी हैं, बेशुमार कहानियाँ लिखी उन्होंने। और जब उनसे पूछा गया कि आप एक ही मौजू पर क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया था कि मैं जब तक उस मौजू को एग्जॉस्ट नहीं करूँगा तब तक जो है लिखता रहूँगा। और जी कुलकर्णी से भी यही सवाल किया गया था। जी कुलकर्णी से भी लोगों ने यही पूछा, तो जी कुलकर्णी का अंग्रेज़ राइटर का हवाला दिया था और उसने ये कहा था कि जब तक मैं एग्जॉस्ट नहीं होता किसी चीज़ से मैं लिखता रहूँगा। हाँ, जब मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा तो लिखना बंद कर दूँगा। एक तरह से मजबूर होता है वो। मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है भाई। जब तक वो तो एग्जॉस्ट नहीं हो, हाँ, वो नहीं, वो तो लिखता रहेगा क्योंकि उसके बगैर उसको चारा नहीं है। तो इस तरीके से मेरे साथ में भी ये हुआ, लेकिन फिर मैं धीरे से निकल गया ना और भी मौजूआत पे लिखे मैंने, फिर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं।
लेकिन शुरू के अफसानों के अंदर यकीनन मतलब वो चीज़ें थी जो फैमिली का बैकग्राउंड था उसमें ज़्यादातर वो थी। लेकिन कुछ मौजूद ऐसे होते भी हैं कि मौजूद के अंदर मौजूद बहुत होते हैं, जैसे तकसीम का मौजू है, आज भी उस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। ये बात भी है। बिल्कुल सही। और दूसरी जो सवाल था, दूसरा पहलू सवाल का। किरदार हाँ, किरदार सरेंडर होने वाली बात जो है ये तो एक ये नहीं, किसी के पीछे जो है एक थीम, एक क्या कहना चाहिए, एक भूत जैसे छोड़ दिया प्रेत की जाता तरह। प्रेत की तरह, वो प्रेत की तरह मेरे पीछे लगा दिया गया। और ये लगाने वाला बाकर मेहदी साहब थे। अच्छा। वहीं से, हालांकि किसी ने बगैर सोचे समझे कि सब लोग जो कह रहे हैं कि प्रेत अपना आपके अफसानों में सरेंडर ढूंढते हैं वो लोग, कौन से अफसाने में सरेंडर किया। अरे कई अफसानों में सरेंडर है, लेकिन सरेंडर करने का मतलब क्या है वो तो देखो ना, सरेंडर किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। बाकर साहब ने अंजाम कार्ड पढ़ते हुए कहा था कि उसमें सरेंडर करता, सलाम जो है सरेंडर कर देता। तो बस वहाँ से जो शुरू हुई बात। हालांकि जवाब उसने बहुत अच्छा दिया था, सुनील प्रकाश ने उनको, सुनील प्रकाश ने जवाब दिया था कि सरेंडर नहीं करेगा तो क्या करेगा, एक आम आदमी क्या करेगा। वो उस ज़माने में उसका शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म लगी थी, वो जिसमें नाग, क्या यार वो गुंडा रहता है और मतलब जहाँ जाता मारा मारी करके सब ढिशम सब गुंडों को मारता है। तो उसने कहा कि अगर ये सलाम जो है चाहता तो उस तरीके से उसको वहाँ पर जाके ढिशम करके वो उसको कुछ कर सकता था, लेकिन ढिशम नहीं किया, अंजाम कर। एक आम आदमी तो यही करेगा ना, और तुम और हम सब आम आदमी हैं। ये बात आपने अपने एक मजमून में भी लिखी थी कि मैं बागियों की कहानी नहीं लिखता क्योंकि मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ पे कोई बागी नहीं। बागी नहीं है, मैंने कहा बागी नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि कोई समाज में जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ पर अर्जुन नाम के कोई चीज़ नहीं, अर्जुन नहीं है, वहाँ सब शिरखंडी है, ये कहा था मैंने। चलिए अब एक जो तख्लीककार है उसका अपना माहौल या जिस माहौल में वो बड़ा हुआ और जो वैल्यूज़ उसने देखी और जो आसपास उसके लोग थे जिन्होंने उसकी परवरिश की, ये तमाम बातें उसकी तख्लीक में आनी चाहिए। और एक बार मुझे इस बारे में भी लगती है कि सरेंडर होने की कहानी लिखना भी सरेंडर होना नहीं है। ये खुद एक उस बगावत की पहली सीढ़ी है कि आपने इस बात को महसूस किया कि कैरेक्टर जो है वो सरेंडर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अफसाना निगार सरेंडर हुआ है, अफसाना निगार का किरदार सरेंडर हुआ है और उस किरदार का सरेंडर होना ही कहीं ना कहीं अफसाना निगार के अंदर जो बागियाना या मज़ाहमत का पहलू है उसको जाहिर करता है। दूसरी बात ये कि मैंने ये बताया, मैंने ये कहा, कहीं जवाब भी दिया मैंने कि मेरे अफसानों के अंदर जुल्म से, जबर से नफरत नहीं मिलती है। आपको कहीं भी देखेंगे आप, नफरत का इजहार है उसके अंदर। और सरेंडर होता है एक अलग चीज़ है, लेकिन नफरत का इजहार है। और किसी भी इनकलाब का सबसे पहला कदम नफरत ही तो है। जब निज़ाम से नफरत करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे ना। जी, जैसा असलम ने कहा कि सरेंडर होना भी दरअसल हाँ, एहतजाज का पहला कदम, वो चोट पहुंचाएगा उसको। बिल्कुल पहुंचे, बिल्कुल सही है।